हाय स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन क्या होता है और इस पर फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। और एक फैक्टर अफेक्टिंग मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स है, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस सारी चीज़ें सेम है, बस डिफरेंस है कि यहाँ पर जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं सॉलिड के केस में, इट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस जो होता है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ इसका जो कंडक्शन है वो डिक्रीज होता है। अदरवाइज बाकी में क्या होता है, जब आपका इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन है उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ कंडक्टेंस इंक्रीज होता है, जबकि सॉलिड केस में इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कंडक्टेंस डिक्रीज होता है, ठीक है। तो चलिए आज सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटालिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। ओके, तो आज की पहली हमारी हेडिंग यही रहेगी। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 9th वीडियो है। सॉरी, आई थिंक इट इज 11। ओके, इट इज 11। डिफरेंस बिटवीन metallic conductors and electrolytic conductors. Electrolytic conductors. ओके, ये आपका डिफरेंस। तो एक साइड में हम लिख लेते हैं मेटालिक कंडक्टर्स यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें समझेंगे डिफरेंस, और मैंने काफ़ी चीज़ें बताई भी हैं, तो उसी को बस यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करके अलग से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है कि मेटालिक कंडक्टर के केस में कोई डिकम्पोजिशन नहीं होता है। ओके, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस without decomposition of substance, without decomposition of substance। डिकम्पोजिशन यहाँ पे नहीं होता, सॉलिड है तो सॉलिड ही रहेगा, इसमें डिकम्पोजिशन नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें किस केस में क्या होता है, कंडक्शन, इसमें जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस by the decomposition of substance। और वो सबस्टेंस क्या होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन कोई नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन। और डिकम्पोजिशन का मतलब होता है अपने आयंस में डिसोसिएट होंगे, निगेटिव पॉजिटिव चार्ज डिसोसिएट होंगे, और उन डिसोसिएशन के थ्रू ही कंडक्शन हो पाएगा, ठीक है ना। ये आपका सेकंड क्या है, सेकंड देखते हैं। सेकेंड है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या होता है, अब ये सॉलिड है, इसमें कोई डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करेगी, ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लिख सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
is due to the flow of electron. Due to the flow of electrons. It means there is no flow of electron, there is no conduction of electricity. Okay. इसके अलावा जो कंडक्टिविटी है इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर एंड डेंसिटी ऑफ मेटल्स और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर एटम. ठीक है. इस केस में क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी is due to the flow of ion, due to flow of ions. Okay. Hence flow of matter. ये भी कह सकते हैं हम, आयंस फ्लो करेगा उसके साथ कुछ मैटर भी तो फ्लो करेगा. ठीक है. ये हमारा हो गया. इसमें डिकम्पोजिशन नहीं होता, इसमें डिकम्पोजिशन होता है. यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस होता है. ठीक है ना. थर्ड वन इज कंडक्शन डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग of temperature. Okay. Because kernels start vibrating which produce hindrance in the flow. Hindrance means रुकावट. HINDERANCE, hindrance in the flow of electrons. ओके. तो कंडक्शन जो होता है यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज में आपको याद रखना है कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कंडक्शन क्या होगा, मेटेलिक कंडक्ट केस में कंडक्शन जो होगा इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर. हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था. टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कंडक्शन डिक्रीज होगा. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा. यहाँ पे जो होगा कंडक्शन इंक्रीजेस with increasing of temperature. Okay. और क्यों होता है, क्योंकि जो डिसोसिएशन आपका इंक्रीज करता है. डिसोसिएशन क्या होता है, इंक्रीज होता है, इसलिए कंडक्शन इंक्रीज कर जाता है. ठीक है. फोर्थ क्या है आपका, फोर्थ है द रेजिस्टेंस. इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं. रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मेटल is also due to vibrating kernels. वाइब्रेटिंग कैरनल्स. और यहाँ पे क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, फिर चाहे वो लार्ज हो या स्मॉल हो, बट कुछ ना कुछ वहाँ पे रेजिस्टेंस होता है. ठीक है ना. किसी किसी केस में लार्ज हो सकता है रेजिस्टेंस और किसी किसी केस में कम हो सकता है. रेजिस्टेंस मीन्स कैपेबिलिटी और कैसे अ फैक्टर विच ट्राई टू स्टॉप द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर ट्राई टू स्टॉप द फ्लो ऑफ कंडक्शन.
इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, मतलब रुकावट। ओके, ओम्स लॉ पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस ड्यू टू factors like interionic attraction। ठीक है, जब डिसोसिएशन हो जाता है तो वहाँ पे डिसोसिएट होने के बाद पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी होते हैं, तो रेजिस्टेंस वहाँ पे जो होता है वो इंटरआयनिक इंट्रैक्शन के थ्रू होता है। जो आयन्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट होते हैं। उस अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस है वो क्रिएट होता है। ठीक है ना, जैसे इसके अलावा आपका जो विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट है, तो विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट भी क्या करता है, कंडक्शन को रोकता है, कम करता है, जो कि इसको हम लोग रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। ठीक है, इस केस में रेजिस्टेंस क्या है, ड्यू टू द फ्लो ऑफ दिस रेजिस्टेंस अफॉर्ड मेटल इज ऑल्सो ड्यू टू द वाइब्रेटिंग कैरनल्स। कैरनल्स वाइब्रेट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो को रोकता है, कैरनल वाइब्रेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो को स्टॉप करता है। इट मीन्स स्टॉप मतलब फुल्ली स्टॉप नहीं, उसको कोशिश करता है कि वो आगे ना बढ़े। इस तरह से यहाँ पे जो होता है इंटरआयनिक इंट्रैक्शन होता है, वहाँ पे जो आयंस डिसोसिएट हो रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, उनके अपने आयंस पॉजिटिव निगेटिव की तरफ, निगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और उस अट्रैक्शन की वजह से भी क्या होता है, कुछ न कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। ठीक है ना, कुछ न कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, और उसकी इस प्रॉपर्टी को हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं। जिस कैपेसिटी के थ्रू उस रेजिस्टेंस क्रिएट करता है उसको हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं। ओके, चलिए तो नेक्स्ट हेडिंग देते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हेडिंग है आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस and conductance। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। ठीक है, ये क्या होता है, देखिए, एवरी सबस्टेंस ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू स्मॉल और लार्ज एक्सटेंट। जब भी कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, कोई भी सबस्टेंस जो होता है, जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो कुछ ना कुछ एक्सटेंट पे वो लार्ज या स्मॉल एक्सटेंट में रेजिस्टेंस शो करता है ना। अब इस रेजिस्टेंस को एक्सप्लेन करने के लिए जो लॉ दिया गया है उस लॉ को हम लोग ओम्स लॉ कहते हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो इसमें हमको पढ़ना है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, मैंने कहा कि जब भी कोई सबस्टेंस जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है तो वो सबस्टेंस जो होता है स्मॉल और लार्ज कांस्टेंट एक्सटेंट में रेजिस्टेंस शो करता है, और इस रेजिस्टेंस को हम ओम्स लॉ के थ्रू समझ सकते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है, इफ टू द ends of conductor if to the ends of a conductor is applied a voltage E, यदि हम किसी कंडक्टर के एंड पे E वोल्टेज अप्लाई करते हैं एंड अ करेंट I flows through it,
then the resistance R of the conductor is E by I। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R इज इक्वल टू E बाई आई, जहाँ पे R क्या है, रेजिस्टेंस है, E क्या है, वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज है, I क्या है, करंट है। ठीक है ना। तो इसने कहा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या, अगर हम किसी कंडक्टर पे E वोल्टेज का करंट अप्लाई करते हैं, E वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, और उस पर करंट जो फ्लो होता है वो I एम्पियर होता है, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा E और I के इस तरह से E अपॉन I के होगा। ठीक है ना। इट मीन्स क्या होता है, इनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप कह सकते हैं। ठीक है ना। आप R क्या है आपका, ओम्स है। ठीक है ना, इज इक्वल टू वोल्ट था, ये वोल्ट था, अपॉन करंट किस में होती है, एम्पियर में। ठीक है, ये एम्पियर्स में होती है। एसआई यूनिट इसकी देख लेते हैं। एसआई यूनिट जो होती है इसकी होती है, इसको हम डिनोट करते हैं इससे, इस तरह के आप देखेंगे हेडफोन टाइप का होता है इस तरह से। ये ओम है, ओम का रिप्रेजेंटेशन होता है kg मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड क्यूब एम्पियर स्क्वायर। ये होता है इसका यूनिट, एसआई यूनिट। ओके ना, सही। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, I इज इक्वल टू जो एम्पियर होता है, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। ठीक है, तो इट मीन्स क्या है कि जब आप रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट का जो फ्लो होगा वो कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस अगर बढ़ा रहे हैं आप तो करंट फ्लो क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं आप तो I जो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R, ये होता है। ठीक है, इसके अलावा द रेसिप्रोकल, ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ये क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस is called the conductance। reciprocal of electrical conductance is called, reciprocal of electrical resistance is called the conductance, जिसको हम लोग G से रिप्रेजेंट करते हैं। तो G इज इक्वल टू हो जाएगा 1/R, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। तो R होता है, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/R हो जाएगा। ठीक है, इसकी यूनिट्स जो होती हैं, को ओम इनवर्स लिखते हैं, ये ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। वैसे अलग अलग कई तरह के होते हैं, लेकिन इसको बेसिकली हम इसी नाम से जानते हैं, ऐसे ही जानते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया ओम्स लॉ। क्या कहता है, इफ टू द एंड्स ऑफ कंडक्टर्स is applied a voltage E and current I flows through them, then the resistance R of the conductance is E/I। ठीक है ना। तो हम इसको समझ सकते हैं, ये आपको समझना ये है कि जो I होता है ये रेसिप्रोकल आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के। अगर I एम्पियर जो है, ये R आपका बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो क्या होगा, करंट फ्लो कम हो जाएगा। ठीक है ना, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट फ्लो कम हो जाएगा, इसकी यूनिट ये होती है। अब रेसिप्रोकल जो इसका होता है उसको हम लोग कंडक्टेंस बोलते हैं। तो कंडक्टेंस क्या होता है, G इज इक्वल टू 1/R, रेसिप्रोकल ऑफ
इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टर, ठीक है ना। अब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है या फिर कंडक्टिविटी, देखिए ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी किसको बोलेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या फिर सिंपली आप कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस आर जो होता है, दो तरह का ऑप्शन किया कि आर जो होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इस एरिया। क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आर इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको ऐसे लिखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया। और इसको ऐसे कह सकते हैं आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यहाँ पे ये रो क्या है, इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ proportional proportionality, ओके ये। और इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। अब देखिए अगर इफ एल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, अगर लेंथ उसकी 1 सेंटीमीटर हो, एरिया उसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, ठीक है, तो हमारा आर हो जाएगा आर इज इक्वल टू रो हो जाएगा, इसका आर इज इक्वल टू रो हो जाएगा। कब, जब एरिया और लेंथ हो यूनिटी में हो, ठीक है ना। तो इसको अगर डिफाइन करना चाहे तो डिफाइन भी कर सकते हैं आप। कैसे डिफाइन करेंगे इसको, देखिए रेजिस्टिविटी is defined as the resistance of a conductor whose length is L centimeter and area is A centimeter स्क्वायर, ठीक है ना। या फिर इसको हम कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, जो क्रॉस सेक्शन का एरिया जो होगा, ठीक है ना। ऐसे एज इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब of the conductor are in terms of SI units. It is the resistance of one centimeter cube of the conductor. Okay, ये हो गया।
ठीक है। इफ कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, ये इसको हम लोग कप्पा कहते हैं, एंड G इज द कंडक्टेंस, इसको पढ़ चुके हैं, ऑफ द सॉल्यूशन, तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू 1/G एंड इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू 1/K कप्पा। ठीक है ना। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग आपका हो जाएगा 1/G इज इक्वल टू 1/कप्पा मल्टीप्लाई बाई L/A, तो आपका हो जाएगा कप्पा इज इक्वल टू G मल्टीप्लाई बाई L/A। ठीक है। अब यहाँ पे अगर R इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हो गया, A इज इक्वल टू 1 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया, तो K इज इक्वल टू जो कप्पा इक्वल टू G हो जाएगा आपका। ठीक है ना। तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस यहाँ पे हो जाएगा, ये है आपका कप्पा, और क्या है कंडक्टिविटी है, एक है कंडक्टेंस है, कंडक्टिविटी। ठीक, तो ये आपका हो गया। तो हमने क्या पढ़ा, क्या बताया आपको, किस तरह से रेजिस्टेंस कहाँ होता है। तो रेजिस्टेंस चाहे कोई भी हो, रेजिस्टेंस उसमें होता है। ठीक है ना। जब भी कोई सबस्टेंस में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस वहाँ पे क्रिएट होता है। फिर चाहे रेजिस्टेंस स्मॉल एक्सटेंट में भी हो सकता है, स्मॉल अमाउंट में भी हो सकता है, या फिर लार्ज अमाउंट में हो सकता है। ठीक है। मैंने कहा कि सॉलिड जो होगा, अगर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर, उसमें रेजिस्टेंस किस के थ्रू होता है, कर्नेल वाइब्रेशन के थ्रू होता है। अगर इलेक्ट्रोलाइट है, या फिर कह सकते हैं आपकी अगर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है, तो वहाँ पे जो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा वो रेजिस्टेंस ड्यू टू द इंटरआयनिक इंट्रैक्शन, या फिर विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड के, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन के थ्रू होता है, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है ना। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए हमने ओम्स लॉ पढ़ा। ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर आप किसी ई वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, अगर ई वोल्टेज किसी कंडक्टर में ई वोल्टेज अप्लाई करने पे आई करंट फ्लो हो रहा है, तो उसमें जो रेजिस्टेंस होगा वो E/I होगा। ठीक है ना। और ये जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, अगर इसको हम जो आपका E है 1 वोल्ट कर दें और I एम्पियर 1 एम्पियर कर दें, तो R इज इक्वल टू आपका जो है कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना, कि 1 वोल्ट में हो रहा है रेजिस्टेंस 1 ओम, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका 1 ओम हो जाएगा। रेजिस्टेंस को R से रिप्रेजेंट करते हैं, और ओम जो होता है इसका, ओम की रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया किस तरह से ओम करते हैं, इसकी यूनिट मैंने बताई आपको। ठीक है, यूनिट बताई। उसके बाद आपने देखा किस तरह से रेसिप्रोकल होता है। कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो होता है, वो जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है। कंडक्टेंस जो होता है रेसिप्रोकल होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के। ठीक है, मैंने क्या बताया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो है वो यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो है आपकी रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस जो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल है। ठीक है, जी क्या है, कंडक्टेंस है, इज इक्वल टू 1/R है, G/1/R। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।